This conference will now be recorded. Hello everyone, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, So sir. किसी ने कहा है मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या हो, क्योंकि हमारे हौसले भी जिद्दी हैं. A very warm good morning to all of you, and today I am again Lavlesh Gupta, your mentor, in front of you with a great topic of housekeeping. So are you all ready for today's session? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay, great, Sir. Yes, great, sir. great, great. Great. Or shall we Yes, wait sir. for 3-4 minutes for more students, more participants to connect? Or shall we proceed? Okay. Meanwhile, other students are connected. Let me share you one thing. Yesterday, one participant is there among with us, Kusum. Kusum, are you there with us? Is Kusum is there with us? One participant is there, Kusum. Kusum have shared me a very beautiful towel folding of lotus flower by herself. उन्होंने खुद से एक बहुत ब्यूटीफुल सा लोटस बनाया टॉवल से और उन्होंने वो मुझे भेजा. और मैं आपको दिखाता हूँ. मुझे एक बहुत ब्यूटीफुल एक पार्टिसिपेंट ने टॉवल आर्ट भेजा है. आई डोंट नो द नेम. सुबह ही भेजा है. तो दैट इज वेरी ब्यूटीफुल. देखिए, दिख पा रहा है आप सभी को? No, sir. Yes, sir. It is so beautiful. I will share this in your WhatsApp group. तो ये इस टाइप के इनोवेशन क्रिएशंस, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि होते रहने चाहिए और हमें पता रहना चाहिए कि हमारे पास कितने आइडियाज हैं, कितने हमारे पास नए नए बहुत सारे हाउसकीपिंग के आइडियाज हैं. तो इन सबको जानना भी बहुत जरूरी है. तो आप सभी होप के काम कर रहे हैं. आप सभी चाहते हैं कि सभी को एक और एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट मिले, द आइकून ऑफ हाउसकीपिंग 1 वीक वर्कशॉप. सो मैं चाहता हूं कि आप सभी इसमें पार्टिसिपेट करें और कोई ऐसा कुछ भी आप जो परफॉर्म करना चाहें, दिखाना चाहें यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे, तो दिखाएं हमें बना के और हम आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे उसका. ओके. सो today's topic is the type of guest room cleaning agents that is called as chemical series. पहले कभी किसी ने ये टॉपिक सुना है या पढ़ा है? केमिकल सीरीज, द क्लीनिंग एजेंट्स. Yes, sir. Yes, sir. ओके. तो आप सभी को इसकी बेसिक नॉलेज आई गेस होगी, है ना? तो मैं Yes, आपको sir. बताता हूँ. the chemical series is known as, in hospitality industry, it is known as cleaning agents, the types of cleaning agents. देखिए, बिना क्लीनिंग एजेंट्स के सफाई करना बड़ा मुश्किल है. अगर मैं घर से देखूं, घरों में हम पोछा लगाते हैं जब when we mop our floor, तो हम क्या करते हैं, उसमें फिनाइल डाल देते हैं, है ना, ताकि कीड़े मकोड़े ना हो, है ना, या हम उसके अंदर थोड़ा सा सर्फ डाल देते हैं ताकि सफाई अच्छे से हो. यूजुअली हम ऐसा करते हैं ना. तो वो क्या है, वो हमारे लिए क्लीनिंग एजेंट्स हैं, हमारे घर वालों के लिए. तो ऐसे ही हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के और हाउसकीपिंग के क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं जिनको हम केमिकल सीरीज कहते हैं. अगर मैं आपको बताऊं, ये जो या फिर इन्हें हम टस्की केमिकल सीरीज भी बोलते हैं. I request Vinita ji to put yourself on mute. Okay. So ये जो है, इसको हम टस्की केमिकल सीरीज या टस्की केमिकल एजेंट्स भी कहते हैं. और इन ये जो है, इसमें मैं बताऊं, जैसे हम यूजुअली हम इनको क्या कहते हैं, आर सीरीज, केमिकल आर सीरीज. तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, व्हाट इज आर हेयर फॉर? आर यहाँ पे क्या है? आर की फुल फॉर्म किसी को पता है? Sir, please repeat again. देखिए, जो केमिकल सीरीज है,
केमिकल सीरीज हमारी जो है हाउसकीपिंग की, वो क्लीनिंग एजेंट्स हैं बेसिकली, है ना। तो यूजुअली इसको हम टस्की केमिकल्स भी बोल देते हैं, टस्की केमिकल सीरीज, और इसको हम आर सीरीज भी बोल देते हैं, आर सीरीज। अब यहाँ पे आर क्या है? सर What is मे बी इट्स टाइप, मतलब बहुत सारे टाइप होते होंगे उसके केमिकल्स के। बहुत सारे टाइप्स होते हैं, पर आर की फुल फॉर्म है, देखिए ये बात कोई टीचर, कोई फैसिलिटेटर, कोई आपको मेंटर नहीं बता पाता है आज तक। तो मैं आपको आर बताता हूँ कि आर क्या है। आर बेसिकली, आर इज मेंट फॉर रूम केयर। जैसे आप देखिए, आप कोई भी टस्की का अगर आप केमिकल खरीदते हैं, जैसे आप पीपीटी पे भी देख पाएंगे, पीपीटी में जो फर्स्ट पेज है उसमें जो केमिकल्स की बॉटल्स आपको दिखाई हुई हैं, केन्स दिखाई हुई हैं, उनमें क्लियरली लिखा हुआ है आर के रूम केयर, R1 रूम केयर, रूम केयर R1 कंसंट्रेटेड। आप देख पा रहे हैं इसे? तो R इज मेंट फॉर रूम केयर। हमेशा याद रखना, R जो है रूम केयर के लिए माना जाता है। अब मैं मूविंग ऑन, मैं आपको बताता हूँ कि टस्की, टस्की ही क्यों कहा जाता है, TASKI, टस्की क्यों कहा जाता है? हमारी शिल्डैम करके एक कंपनी है, उस कंपनी ने ये टस्की नाम से केमिकल सीरीज निकाली सबसे पहले, और ये आज तक होटल इंडस्ट्री में यही कंपनी जो है केमिकल सीरीज सप्लाई कर रही है, और पूरे वर्ल्ड में टस्की के नाम से ही हमारे केमिकल सीरीज सेल आउट हो रही है, तो इसीलिए इसको टस्की भी कहा जाता है। अब दूसरी बात, ये आर सीरीज जो है हमारी केमिकल की, ये हमारी R1 to R9 है, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R9। तो इस तरीके से हमारी ये जो है, am I audible now? Someone message here, your voice is not clear. The voice is clear. sir, you are audible. Am I clear with my voice, or it is having Yes, some sir. glitch? Yes. Yes, sir. You have clear voice. Okay, thank you, thank you. ओके, सो इनकी प्रिकॉशंस देखिए, कोई भी केमिकल का जब नाम आता है ना, तो सबसे जरूरी जो दिमाग में बात रखने वाली है वो है प्रिकॉशंस। आप उनकी प्रिकॉशंस पूरी रखेंगे, आपको उनका यूज पता होना चाहिए, आपको उनकी डाइल्यूशन पता होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा केमिकल कौन से सर्फेस पे लगाया जाता है, कौन सा केमिकल कौन से सर्फेस पे यूज किया जाता है। ओके, तो तभी हम क्या करते हैं, बहुत अच्छे से इन केमिकल्स का यूज कर पाएंगे। हेलो सर, मैंने आपने बताया कि यहाँ पे आर जो सीरीज है वो R1 to R9 है। यस सर, आपने बताया कि इसमें R8 नहीं होता। Yeah, a very nice question you have put here. R8 इसमें मिसिंग होता है हमारी हॉस्पिटैलिटी होटल की सीरीज में। R8 के ऊपर हम आते हैं, हम बात करेंगे जैसे जैसे हम R1 to R9 पढ़ेंगे, तब हम R8 के ऊपर आएंगे, और R8 की आपको बताएंगे कि R8 क्यों मिसिंग है, R8 किस लिए हमारे हॉस्पिटैलिटी या घरों में हम यूज नहीं करते, व्हाट इज R8 फॉर। ओके, तो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, वन मोर थिंग, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है किसी का भी, तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम क्वेश्चंस को बिल्कुल एंड में टैकल करेंगे, ताकि हम हमारी एक बार पीपीटी कंप्लीट हो जाए। ओके, सो होप यू डोंट माइंड इन दिस। सो मैं आपको बता रहा था कि प्रिकॉशंस होना बहुत जरूरी है, और केमिकल्स का यूजर फ्रेंडली होना भी बहुत जरूरी है। अगर केमिकल्स यूजर फ्रेंडली नहीं है तो हम उनको यूज नहीं कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं वो हमें हानि पहुंचाएंगे, है ना। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो होते हैं, जो हमें टस्की जो प्रोवाइड करती है, टस्की के यूजुअली दो तरीके से केमिकल्स आते हैं। एक हमारी आती है 5 लीटर की कैन, एक हमारी 5 लीटर्स की कैन आती है, और एक हमारी आती है जो डिस्पेंसर्स के रूप में होते हैं। डिस्पेंसर्स कैसे होते हैं, पाउच में होते हैं केमिकल्स, और हम उनको थोड़ा थोड़ा यूज कर सकते हैं। तो दो तरीके से हमारे केमिकल्स आते हैं। यूजुअली होटल के अंदर या घरों के अंदर हम 5 लीटर्स की कैन लेके आते हैं और उनको यूज करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है केमिकल्स की जानने के लिए, वो ये है कि जो केमिकल्स हैं
केमिकल्स को आपको डाइल्यूशन करना आना चाहिए बहुत अच्छे से। अगर आपको केमिकल का डाइल्यूशन नहीं आ रहा तो वो आपको कहीं ना कहीं हार्म पहुंचा सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। तो केमिकल का डाइल्यूशन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। और तीसरी बात, हमेशा ये याद रखना कि कभी भी पानी के ऊपर केमिकल नहीं डाला जाता। ये बात हमेशा याद रखना कि केमिकल कभी भी पानी के ऊपर नहीं डाला जाता, हमेशा केमिकल के ऊपर पानी डाला जाता है उसको डाइल्यूट करने के लिए। समझ रहे हो ना? तो हमेशा ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमेशा ध्यान रखने की होती है और जो हमें एक दूसरे से अलग बनाती हैं। अगर ये बातें आपको पता है, देखिए केमिकल सीरीज के बारे में हम सभी जानते हैं, हम सभी पढ़ सकते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको जगह जगह के सोर्सेज से मिल सकती हैं। बट ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये आपको इंटरनेट पे या कहीं पे आप सर्च आउट करेंगे, ये बातें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो ये बातें ही हैं जो आपको दूसरों से अलग Sir, बनाएंगी। यस Sir, your यस voice and your image is not clear. my voice and my image is not clear. Sir, Okay. Let me check my connections. Now, am I audible clearly to you? no sir. Sir, blur आ रहा है. Yes sir, अभी clear है. Yes, sir. Now Okay. clear. Okay. Thank you, नितेश जी। So हम केमिकल्स के बारे में मैं आपको बता रहा था कि ये छोटी छोटी जो बातें हैं ये बहुत ध्यान में रखने की हैं कि हमेशा केमिकल के ऊपर ही पानी डाला जाए, पानी के ऊपर केमिकल ना डाला जाए। उससे क्या होता है, उससे एक्सप्लोजन भी हो सकता है। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखने की हैं। और दूसरी बात, प्रिकॉशंस क्या लेनी है आपको। देखिए कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो हार्ड होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो फ्रेंडली होते हैं, हमारी बॉडी फ्रेंडली होते हैं। तो उन हार्ड केमिकल्स के लिए आपको प्रिकॉशंस लेनी बहुत जरूरी होती है कि आप ग्लव्स पहन के रखें हाथों में, या फिर आपको पीपी किट दी जाती है वो आप पहन के रखें। तो इस तरीके की प्रिकॉशंस आपको लेके चलना चाहिए केमिकल्स को हैंडल करते हुए। अब उस सिचुएशन में आप क्या करें कि आपका कोई कलीग है, उसके गलती से मुंह में केमिकल चला गया, या उसने जानबूझ के केमिकल पी लिया, या फिर इस सिचुएशन में आप लोग क्या करेंगे, कोई मुझे बता पाएगा? अगर कोई केमिकल पी लेता है, सपोज घरों में भी यूजुअली ऐसा केसेस आपने सुनने को आए होंगे, आपके पास ऐसे केसेस आए होंगे कि अगर आप लोग आपके आस पड़ोस में किसी ने हार्पिक पी लिया या केमिकल को गेन कर लिया, फूड कर लिया, तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं घर वाले? ओके, आई विल टेल यू। उस सिचुएशन में सबसे पहला जो हमारा काम बनता है कि हम उस जिस इंसान ने केमिकल को फूड किया है, उस इंसान को सबसे पहले हम उल्टी कराने का कोशिश करें। सबसे पहला काम हमारा ये बनता है। अगर किसी कारणवश उल्टी नहीं कर पाता है, वो उल्टी नहीं हो पाती है, तो आप उसको नियर बाय डॉक्टर के पास ले जाएं तुरंत कंसल्ट करने के लिए। क्योंकि हमारे पास कुछ 15-20 सेकंड का टाइम होता है, वो केमिकल हमारी बॉडी से रिएक्ट करेगा। तब तक हम उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो बहुत संभावनाएं हैं कि हम अपने इंटरनल बॉडी पार्ट्स को उन केमिकल से बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको तुरंत, मतलब कि आपके माइंड के अंदर ये एक्टिवनेस होनी चाहिए उस वक्त पे कि अगर किसी ने केमिकल को ले लिया है तो आप उसको एनी हाउ उल्टी करवा दें। उल्टी करवाने पर आपको थोड़ा टाइम स्पेंड बढ़ जाएगा डॉक्टर तक जाने का। और अगर उल्टी नहीं हो पा रही है तो आप उनको तुरंत ही डॉक्टर के पास ले जाएं, बिकॉज यू हार्डली हैव 10 to 15 मिनट्स ऑफ टाइम टू रिएक्ट केमिकल्स इन योर बॉडी। तो एक ये है। और अगर किसी की आंख में, फॉर एग्जांपल आप काम कर रहे हो, हाथों से आपने केमिकल यूज किया और आपने एकदम से आंख मसल ली, आपको याद नहीं रहा और आपने आंख ऐसे मसल ली। यूजुअली होता है, हम मिर्च काटते हैं, हमें याद नहीं रहता और हम आंख मसल लेते हैं, खुजली होती है तो, और वो कितनी हमें जलती है ना। इन दिस केस, उस केस में आप क्या करेंगे? अगर आप आंखों पे आपके केमिकल लग जाए, गलती से केमिकल की ड्रॉपलेट आपकी आंख में गिर जाए, उस सिचुएशन में आपको क्या करना है? उस सिचुएशन में आपका साइमल रिएक्शन ये होगा कि आप कोल्ड वाटर में अपनी आई को वॉश करें तुरंत।
जितना ठंडा पानी आप ले पाए उतने ठंडे पानी से अपनी आंख को वॉश करें, तो उससे आपकी आंख जलने से बचेगी। और मीनवाइल आप नियर बाय डॉक्टर को, या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में होटल्स के अंदर डॉक्टर इन हाउस होते हैं, उनको कॉल करें और फर्स्ट एड किट से उनको बुला लें। और फर्स्ट एड किट में अगर आपको ट्रेनिंग दी गई है फर्स्ट एड किट की, तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। बट सबसे पहला काम है, अगर आईज के अंदर ऐसा कुछ केमिकल चला जाए, तो यू हैव टू वॉश योर आईज इमीडिएटली विद कोल्ड वाटर। सिमिलरली अगर केमिकल आपके हाथों पे रिएक्शन कर रहा है, आपके फेस पे, बॉडी पे रिएक्शन कर रहा है, कईयों को क्या होता है, जैसे जब हम केमिकल यूज करते हैं तो वो केमिकल बर्न आउट होता है और उसका धुआं निकलता है, जो कि हमें दिखता नहीं है, इनविजिबल होता है। तो उस धुएं के कारण क्या होता है, उस धुएं के कारण हमें जलन होने लगती है। कईयों की सेंसिटिव स्किन होती है ना, हमारी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग हमारे बॉडी पे उसका रिएक्शन होता है केमिकल के धुएं का। तो कईयों को रेड रैशेज होने लगते हैं केमिकल यूज के कारण, या हाथ जलने लगते हैं, या हाथ ब्लैक पड़ जाते हैं, जल जाते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या करना है, उस सिचुएशन में भी आपको रनिंग वाटर के अंदर अपने हैंड्स या इफेक्टेड एरिया को वॉश करना है, और स्किन डॉक्टर को आपको तुरंत दिखाना है, ताकि वो आपको बता सकें कि आपको एलर्जी और ये किस कारण से हुआ। आपको वो फिर स्टेप्स फॉलो नहीं करने। ओके। और इस चीज में हमारी होटल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव होती है, कि जहां पे भी उन्हें दिखता है कि एम्प्लॉय को कुछ रिएक्शन हो रहा है या कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उस एरिया से उसको ट्रांसफर दे देते हैं, उस एरिया से उसको दूसरे एरिया में भेज दिया जाता है, फिर उसको केमिकल का काम नहीं देंगे। ओके। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है ना। और दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊं, आपको अगर सही से डाइल्यूशन नहीं आता है केमिकल का, डाइल्यूशन क्या होता है, जैसे जो अभी आप बॉटल देख रहे हैं केमिकल की, है ना, जो आर सीरीज की आप बॉटल देख रहे हैं, ये बॉटल है R1 केमिकल की, ठीक है। तो ये जो R1 केमिकल है, ये अभी कंसंट्रेटेड फॉर्म में है, ठीक है, हाईली कंसंट्रेटेड फॉर्म में है। तो इसको यूज करने से पहले हमें डाइल्यूट करना है, और डाइल्यूट हमेशा ये डिस्टिल्ड वाटर में या सिंपल वाटर में भी होता है, ठीक है। तो इसको पानी के अंदर हम डाइल्यूट करते हैं। अगर आपको डाइल्यूशन की रेशो नहीं पता प्रॉपर, तो भी आपका केमिकल खराब है। इसमें आप 2-3 तरीकों से हानि करते हैं। एक तो आप अपनी बॉडी को या अपने एरिया को हार्म पहुंचा सकते हैं, एक आप अपनी कोस्ट खराब कर रहे हैं, आपको केमिकल का प्रॉपर यूज नहीं आ रहा, है ना। और दूसरा ये होता है कि जब जिस सरफेस पे आप वो प्रॉपरली अनडिल्यूट जो आपने प्रॉपरली डाइल्यूट नहीं किया है केमिकल, उसको जिस सरफेस पे आप लगाएंगे वो सरफेस भी आपका खराब होगा, है ना। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, हार्ड केमिकल, चलो हम एग्जांपल लेते हैं तेजाब का। क्या आप मुझे बताइए, तेजाब को आप वुड सरफेस पे घिस सकते हैं? आप तेजाब को वुड सरफेस पे घिस नो सकते सर, नो सर, नहीं घिस सकते? नो क्यों नहीं घिस सर, सकते? क्यों नहीं घिस बिकॉज सकते? वो बहुत बहुत हार्ड होता है और वो स्किन के लिए बहुत हार्मफुल होता है, इसीलिए। नॉट ऑन स्किन, वुड 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 के ऊपर भी अगर आप तेजाब को फूड घिसेंगे भी तो तो वो जल जाएगा। वुड जल जाएगा सर, है ना, उसमें होल वो हो भी जाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो स्ट्रॉन्ग हम उसको एसिड होता है वो। हाँ, और वहीं अगर आप उसको हल्का सा डाइल्यूट कर देते हैं ना, उसको प्रॉपर्ली डाइल्यूट कर देते हैं, तो आप उसको हल्का सा पॉलिश कर सकते हैं, लाइक अल्कोहल की और तेजाब की, अगर आप उसको प्रॉपर्ली डाइल्यूट करें तो इस तरीके से हमें ये पॉइंट्स हैं जो बहुत जरूरी हैं केमिकल्स को जानने के लिए। तो आपको प्रिकॉशन, इंपॉर्टेंस और केमिकल क्या होते हैं ये पता चला? यस सर। यस सर, Yes, sir. यस सर। ओके ओके, यस सर, नाउ मूविंग ऑन हमारी आर सीरीज। अब मैं आपको आर सीरीज के बारे में बताता हूँ कि आर सीरीज बेसिकली है क्या। तो अगर आप नोटपैड और पेन लेके बैठते हो तो आप लिख सकते हो वो चीज, और अदरवाइज आप वैसे भी रिकॉल कर सकते हो इन्हें। तो सबसे पहली बात, R1। R1 क्या है? R1 मेंट फॉर द बाथरूम क्लीनर्स। R1 जो होते हैं वो बाथरूम क्लीनर्स कहलाते हैं। R2 जो है वो सरफेस क्लीनर कहलाते हैं, और R2 को हम ऑल पर्पस क्लीनर भी कहते हैं, ठीक है। ये बहुत इफेक्टिव होते हैं, इनको ऑल पर्पस, हम सभी पर्पस के लिए भी इनको यूज सर, कर सकते हैं। यस एक बार रिपीट कर दो। यस, आई एम रिपीटिंग। R1 जो है, R1 इज अ बाथरूम क्लीनर्स। R1 हमेशा बाथरूम क्लीनर्स होते हैं, ये बाथरूम के लिए यूज किए जाते हैं, दे आर द बाथरूम क्लीनर्स। R2 जो है हमारे हार्ड सरफेस और सरफेस क्लीनर भी कहा जाता है इन्हें, सरफेस क्लीनर
और इनका दूसरा नाम और ऑल पर्पस क्लीनर्स भी है। R2 इज सरफेस क्लीनर और ऑल पर्पस क्लीनर, whereas R3 is glass cleaners. R3 is glass cleaners. कांच की जो वस्तुएं होती हैं उनको साफ करने के लिए हम R3 का इस्तेमाल करते हैं। R4 is furniture cleaner. फर्नीचर, फर्निशिंग्स, हमारे जितने भी वुडन क्राफ्ट्स होते हैं उन सब के लिए वी यूज R4. R4 is like a polish, so we use it on furniture. R4 is used on furniture. Sir, like choline? No, it is not choline. उसपे भी हम आते हैं, जब हम ये R सीरीज करेंगे तब हम आपको बताएंगे कि ये सब कैसे कैसे होते हैं। अभी सिर्फ हम इनके नाम जानते हैं। R4 होता है हमारा फर्नीचर। R5 इज आर एयर फ्रेशनर। एयर फ्रेशनर जो हम रूम फ्रेशनर के लिए हम यूज करते हैं, परफ्यूम्स डालते हैं, वो होते हैं हमारे R5 एयर फ्रेशनर is called as R5. R6 is our toilet bowl cleaner. जो हमारा सिरेमिक बाउल होता है, जो टॉयलेट बाउल होता है, उसको यूजुअली क्लीन करने के लिए वी यूज R6. तो our Harpic is R6, है ना? ओके, R7 is floor cleaners. R7 हमारा फ्लोर क्लीनर होता है। जितने भी हमारे फर्श हैं उन फर्श को साफ करने के लिए वी यूज R7. R7 is floor cleaner. Then moving to R9. R8 अभी मिसिंग है। R9 हमारा होता है फिटिंग क्लीनर्स। R9 is फिटिंग क्लीनर्स। तो ये थी हमारी R सीरीज। आई एम रिपीटिंग अगेन। R1 बाथरूम क्लीनर, R2 सरफेस क्लीनर, R3 ग्लास क्लीनर, R4 फर्नीचर क्लीनर्स, R5 एयर फ्रेशनर्स, R6 टॉयलेट बाउल्स, R7 फ्लोर क्लीनर, R9 फिटिंग क्लीनर्स। मैं चाहूंगा कि आप सभी एक बार अपना माइक ऑन करके ये रिपीट करें, जितने भी केमिकल्स मैंने आपको बताए। ये नाम के बारे में बता दीजिए, बिकॉज ऑफ मैं राइट कर रही हूँ। हाँ, ओके। तो हम ऐसा करते हैं, मैं बोलता हूँ, आप सभी मेरे पीछे रिपीट करना, ठीक है? मैं जो बोलूंगा मेरे पीछे रिपीट। R1 बाथरूम क्लीनर, R1 बाथरूम क्लीनर, R2 सरफेस क्लीनर, R2 surface cleaner, R2 फ्रेश क्लीनर, R3 ग्लास क्लीनर, R3 glass R4 फर्नीचर क्लीनर, R4 फर्नीचर क्लीनर, R5 एयर फ्रेशनर्स, R5 क्लियर फ्रेशनर, R6 टॉयलेट बाउल क्लीनर, R6 R6 टॉयलेट बाउल क्लीनर, R7 फ्लोर क्लीनर्स, R7 फ्लोर क्लीनर, yes, R9 फिटिंग क्लीनर, fitting cleaner, फिटिंग क्लीनर, वेरी गुड। फिटिंग क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। फिटिंग होती है जितनी भी, जैसे हम आप पर्दों के लिए रोड लगवाते हैं, है ना? हम अपने कर्टेन्स टांगने के लिए रोड लगवाते हैं तो उसे फिटिंग कहा जाता है, ठीक है? तो ये इस तरीके की जितनी भी हमारे रूम में चीजें होंगी उन्हें हम फिटिंग कहेंगे। जैसे हम लाइट लगवाते हैं तो लाइट्स की जितनी भी मोल्डिंग होती है वो फिटिंग कहलाती है ना? हमारे स्विचेस होते हैं तो स्विचेस का जो बोर्ड लगाया जाता है रूम के अंदर वो फिटिंग कहलाता है, ठीक है? तो उन सबको क्लीन करने के लिए हम ये यूज करते हैं। ओके, अभी आप सभी के अंदर एक मतलब कि पानी के अंदर केमिकल चाहिए या केमिकल में पानी मिलाना चाहिए? हाँ, ये मैंने अभी आपको बताया था, ये वेरी गुड। हमें हमेशा केमिकल के ऊपर पानी डालना चाहिए। पानी के ऊपर केमिकल में कभी यूज नहीं करना चाहिए,
ठीक है, पानी के ऊपर केमिकल डालने से एसिड के अपोजिट होता है। yes it is opposite to acid, very nice, very good। तो इसीलिए हमेशा हमें केमिकल के ऊपर पानी डालना चाहिए और उसे फिर मिक्स करना चाहिए प्रॉपरली। और यूजुअली हमें केमिकल को डाइल्यूट करने के लिए मेटालिक जो बर्तन होते हैं उनका उपयोग नहीं करना चाहिए। प्रेफरेबल इज सेरामिक और ग्लास। कोई भी कांच की या सेरामिक या प्लास्टिक की कोई आप बॉटल ले सकते हैं जिसके के अंदर आप उसका डाइल्यूशन कर सकते हैं। मेटल हमें मना किया जाता है कि मेटल यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि मेटल इज हाईली रिएक्टिव विद केमिकल्स, है ना। सर एक क्वेश्चन Yes. था कि Yes. एयर फ्रेशनर रूम फ्रेशनर के जगह भी यूज किया जाता है रूम फ्रेशनर के लिए भी? यस यस यू कैन। एयर फ्रेशनर क्या है? एयर फ्रेशनर अपनी सराउंडिंग को साफ करना, अपनी सराउंडिंग को एक अच्छा अपीलिंग सुगंध देना, है ना, एक अच्छी फ्रेग्रेंस देना, तो एयर फ्रेशनर वो ही है। तो आप इसको एज अ रूम फ्रेशनर यूज कर सकते हैं। सम स्टूडेंट्स आर क्यूरिंग अबाउट माय वीडियो इज नॉट क्लियर, गिव मी अ सेकंड। I know my video is not clear. Okay, is it clear now? यस सर। ओके, सो मूविंग ऑन आवर पीपीटी। R1 जैसे आप सभी जानते हैं बाथरूम क्लीनर। तो आप देखिए, अगर आपको ये प्रिकॉशंस नहीं पता है, आप नहीं जानते हैं इसके बारे में, आप कुछ नहीं जानते केमिकल के बारे में, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब भी हम मार्केट से कोई भी चीज परचेज करके लाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप ये केमिकल की बॉटल ही खरीद के लाए, तो इस बॉटल के आगे और पीछे एवरीथिंग इज मेंशन्ड, सब कुछ क्लियरली लिखा होता है। जैसे आप ये बॉटल देख पा रहे हैं, इसका ये फ्रंट लुक है, तो इस बॉटल के फ्रंट पे लिखा हुआ है सब कुछ, ये कहाँ कहाँ पे कंपैटिबल है, कहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं और कैसे कैसे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसे ही अगर आप बॉटल के पीछे देखेंगे तो उसमें एवरीथिंग इज गिवन कि आपको इतने ml केमिकल के अंदर इतना ml वाटर डालना है उसकी डाइल्यूशन के लिए, है ना। तो ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ हमारा इसके ऊपर गिवन होता है। आपको कहीं से ट्यूटोरियल्स की या आपको कहीं और गाइडेंस की आपको नीड नहीं होती, बट हाँ एक तरीका, एक प्रिकॉशन और जो कुछ ऐसी छुपी हुई बातें होती हैं जो बॉटल पे भी नहीं लिखी होती, उसके लिए हमें गाइडेंस की और एक्सपीरियंस की नीड रहती है ना। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, मैं अपनी उससे बताता हूँ। मैं जब केमिकल का यूज करने लगा, जब मैं फर्स्ट टाइम मैंने जब केमिकल का यूज किया, तो मेरे साथ बहुत ही बड़ी दुर्घटना हो गई थी। और वो दुर्घटना मेरे साथ नहीं हुई, वो दुर्घटना मेरे कलीग के साथ हो गई एक्चुअली, वो भी मेरे कारण। वो क्या हुआ, जैसे मैंने क्या किया, मुझे डाइल्यूशन नहीं पता थी कि डाइल्यूशन करते हैं, मुझे लगा ये केमिकल है, इनको डायरेक्ट निकालना है आपको, और उसके अंदर फिर उसके साथ हमें इसको क्लीन करना है। तो इस तरीके से ये हुआ। तो मैंने क्या किया, मैंने बिना डाइल्यूट किए और इस केमिकल को उसके, हमारे पास एक हैंड कैंडी होता है डब्बा जिसे हम कहते हैं, उस डब्बे के अंदर केमिकल को डाल दिया और डस्टर के साथ में डिप करके मैंने उसको साफ करने के लिए छोड़ दिया। तो मैं अभी, मेरे को कोई इमरजेंसी आ गई, मुझे कहीं जाना पड़ा, वो बॉक्स को मैंने एज इट इज छोड़ के मैं चला गया। तो मेरी जगह दूसरा अटेंडेंट आया और उसने क्या किया, उसको लगा मैंने डाइल्यूट करके रखा है, उसने डायरेक्ट उसके अंदर हाथ डाल दिया और उसका पूरा हाथ जल गया। तो इस तरीके की बहुत सारी मिस हैपनिंग्स हो जाती हैं। तो ये बहुत जरूरी है केमिकल्स के बारे में जानना आपको। आई एम नॉट ऑडिबल? सर Am यू I आर audible? Yes, sir. Okay, Sir, your some, image is not clear. okay, moving to the next Sir. page please, moving to the next page। ओके, तो जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि ये जो R1 केमिकल है हमारा, ये हमारा बाथरूम क्लीनर है। बाथरूम हम इससे बहुत अच्छे से साफ कर सकते हैं अपना टाइल्स वगैरह। बाथरूम के लिए अलग से क्लीनर क्यों बनाया गया? बाथरूम के लिए अलग से क्लीनर इसलिए बनाया गया क्योंकि बाथरूम जो है हमारा बहुत हाईली अफेक्टेड एरिया होता है जर्म्स का, बैक्टीरिया, वायरसेस। तो उसको सैनिटाइज और हाइजीनिक रखना बहुत जरूरी है क्योंकि हमें आधे से ज्यादा स्किन प्रॉब्लम हमारे बाथरूम से ही होती है ना। तो इसलिए कभी भी देखना, अगर हम एक हफ्ता अपना बाथरूम साफ ना करें ना, टाइल्स के नीचे ना फंगस जमनी शुरू हो जाती है।
है ना। तो इसलिए ये बहुत हाईली कंटामिनेटेड एरिया होता है बाथरूम, इसलिए इसका क्लीनर अलग बनाया गया, बाथरूम क्लीनर, ताकि जो मॉइस्चर है बाथरूम का और जो चीजें हैं वो एकदम से साफ हो जाए और सैनिटाइज्ड हो जाए। ओके, जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हो, प्रिकॉशंस देख पा रहे हो, इन्होंने सिलिकॉन के ग्लव्स पहने हुए केमिकल का यूज करते वक्त, है ना, सिलिकॉन के ग्लव्स पहन के ये काम कर रहे हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, हाउ टू डाइल्यूट द केमिकल, डाइल्यूशन बताइए इन्होंने। आप ये पीपीटी आपको दे दी जाएगी या फिर आप अभी लिख भी सकते हैं। फॉर सैनिटाइजिंग, सैनिटाइज करने के लिए आपको 50 ml केमिकल लेना है, सॉरी, फॉर सैनिटाइजिंग 50 ml इन 1 लीटर वाटर। 50 ml केमिकल 1 लीटर पानी के अंदर आपका होना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर आप 50 ml सैनिटाइजर ले रहे हो टस्की का, रूम केयर का, तो उसके अंदर आपको 1 लीटर वाटर मिलाना है, ठीक है। इसके बाद क्लीनिंग के लिए आपको 20 ml लेना है 1 लीटर पानी में। आर का मतलब होता है रूम केयर, आर इज मेंट फॉर रूम केयर। तो ये है आपका डाइल्यूशन R1 के लिए। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। यूसेज ऑफ R1 का यूसेज कैसे हम करते हैं, ठीक है। स्प्रे डायरेक्टली ऑन द सरफेस, हम सरफेस के ऊपर डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। हमें अगर लेवल 2 है इसका ये, कि अगर आपको बहुत ज्यादा आपका एरिया जो है हाईली कंटामिनेटेड है, बहुत ज्यादा वायरसेस बस है, तो आपको उसको स्क्रब भी करना पड़ सकता है। स्क्रब करके आप उसको क्लोथ से क्लीन कीजिए और आप उसको डेली क्लोथ पे लगा के केमिकल को और उससे वाइप कर सकते हैं, स्वाइप कर सकते हैं। ओके, तो ये है तरीका आपका केमिकल यूज करने का बेसिकली, मतलब कि आप स्प्रे बोतल में डाल के स्प्रे कर सकते हैं। उसके अलावा आप एक स्क्रबर लेके स्क्रबर से स्क्रब करके फिर नीट कपड़े से पोंछ सकते हैं, या फिर आप उसको डेली बेसिस पे अगर आप क्लीनिंग कर रहे हैं, जैसे हमारा हाउसकीपिंग स्टाफ रूम्स की करता है होटल के, आप उनको डेली भी कपड़े से पोंछ सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। मूविंग टू द नेक्स्ट R2 केमिकल्स। R2 केमिकल्स हमारा जो होता है सरफेस क्लीनर के लिए होता है, और ये जो केमिकल है ये ऑल पर्पस केमिकल है, ये हमारा ह्यूमन फ्रेंडली केमिकल है, इससे हार्म बहुत कम होता है और ये बहुत इजी टू यूज है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। R2 केमिकल जैसे आपको पता चल पा रहा है, ये सभी टाइप के फ्लोर्स और वॉल्स पे यूज करते हैं हम, और इसके अलावा हम इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। जैसे आपने कॉलिन बोला था, तो कॉलिन हमारा R2 केमिकल है, वो ऑल पर्पस क्लीनर है, उसको हम सभी तरीकों से यूज कर सकते हैं, है ना। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसका डाइल्यूशन बताया है, इसका डाइल्यूशन बताया आपको, आप देख पा रहे हैं इसका डाइल्यूशन है 20 to 40। नॉर्मल सॉइलिंग, अगर आपकी जैसे डेली रोजमर्रा की जो हम झाड़ू पोछा करते हैं उसके लिए अगर आपको ये यूज करना है, तो आप 20 to 40 ml केमिकल लेंगे 1 लीटर पानी के अंदर। और अगर आपकी हैवी सॉइलिंग है, लाइक बहुत ज्यादा गंद है आपके रूम फ्लोर के ऊपर, उसको मिटाने के लिए आपको 50 ml केमिकल के अंदर 1 लीटर पानी यूज करना है। ओके, moving to the next slide. Next slide please. इसका यूज है फ्लोर क्लीनर्स, ग्लास, अगर आप इस पे ग्लास के लिए भी यूज कर सकते हैं, मार्बल के लिए भी यूज कर सकते हैं, मोपिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। ओके, फिर मार्बल यहाँ पे वर्ड आया, तो मार्बल के लिए मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आ रही है आपको बताने के लिए। देखिए, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है और ऐसा सच भी है कि जो मार्बल का जो पत्थर होता है ना, मार्बल का पत्थर यूजुअली लोग अपने घरों में बहुत कम लगवाते हैं। ये आपको ना बहुत ज्यादा हेरिटेज प्रॉपर्टीज में, या फिर आपको किलों में, या फिर आपको होटल्स के अंदर ही देखने को मिलेगा मार्बल का पत्थर। घरों में बहुत कम लोग इसको लगवाते हैं, पता है क्यों? किसको पता है मार्बल के पत्थर के बारे में? सर कौन सा मार्बल पत्थर? मार्बल का पत्थर होता है हमारा जो व्हाइट, जिसका ताजमहल बना हुआ है ना, व्हाइट कलर का पत्थर जो हम घर में लगाते हैं, मोटा पत्थर जो होता है, वो यस सर, मार्बल का हमारे पत्थर पास होता है। सर महंगा होता होगा, ज्यादा होता है पर सर, उसके बारे में इसका आपको ज्यादा होता है सर वो तो घर में भी लगा हुआ है।
घर में लगा हुआ है, बट उसके बारे में मैं आपको एक बहुत रोचक तथ्य बताता हूँ। मार्बल का पत्थर ऐसा माना जाता है कि जो मार्बल का पत्थर है ना, मार्बल का पत्थर को जीवित पत्थर माना जाता है। वो लिविंग पत्थर होता है हमारा, जो मार्बल का यस पत्थर सर। होता है वो लिविंग पत्थर होता है। उसके ऊपर कुछ भी डलेगा या उसके अंदर आप कुछ भी डालोगे ना, वो एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके अंदर चला जाता है वो। जैसे हमारी स्किन होती है ना, स्किन पे हम क्रीम लगाते हैं तो क्रीम हमारी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी स्किन के ऊपर टिनी पोर्स हैं, छोटे छोटे पोर्स हैं जो हमारी स्किन के अंदर क्रीम को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऐसे ही मार्बल का पत्थर होता है। मार्बल के पत्थर के अंदर बिल्कुल छोटे छोटे टिनी पोर्स होते हैं जो हमें दिखते नहीं है नेक्ड आई से, बट इसीलिए उस पत्थर को लिविंग माना जाता है, लिविंग स्टोन माना जाता है, जीवित पत्थर माना जाता है उस पत्थर को। और इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी देखना मार्बल का पत्थर ना थोड़े टाइम के बाद पीला होने लगता है ना, पीला होने लगता है। फिर क्या कहा जाता है कि अब इसकी 6 महीने बाद घिसाई करवानी पड़ेगी। इन एवरी 6 मंथ हमें मार्बल के पत्थर को केयर करना पड़ता है और वो करना पड़ता है। और एक और बात मार्बल के पत्थर के लिए मैं आपको बताता हूँ, अगर मार्बल के पत्थर में कहीं पे भी हल्का सा क्रैक आ गया, अगर वहां पे तरेड़ आ गई ना, आप उसको भर नहीं सकते। जैसे दूसरी टाइल्स वगैरह में तो क्या होता है, हम सीमेंट लगा के या कोई भी क्विक फिक्स लगा के हम उनसे फिक्स कर देते हैं वहीं पे। पर मार्बल के पत्थर लिविंग पत्थर है, उसके अंदर अगर एक थ्रेड आ गई तो वो आपकी जो स्कार है, वो जो आपकी रिंकल आ गया, वो रिंकल बढ़ता चला जाएगा और वो पूरे फ्लोर में डैमेज कर देगा आपके पूरे फ्लोर को। तो ये बहुत ज्यादा केयर की जरूरत रहती है मार्बल के पत्थर के लिए। ये हमारे टॉपिक से हटके बात थी, तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। यूजेस ऑफ केमिकल आर 2। आप इसको मॉप में यूज कर सकते हैं और इन सब में यूज कर सकते हैं। नाउ R3 आपको पता है कि ग्लास क्लीनर्स होते हैं। आपने देखा होगा होटल्स के अंदर, आजकल तो घरों में भी यूजुअली लोग क्या कर रहे हैं, ग्लास की फिटिंग्स करवाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। लिफ्ट लगवानी है, पूरी कांच की लिफ्ट लगवाएंगे, खिड़कियां कांच की होती हैं, है ना। ऐसे ही होटल्स के अंदर कांच का यूज बहुत ज्यादा होता है। तो ये जो है, ये एक तरीके से हमारा ग्लास क्लीनर है ना। इसका डाइल्यूशन हम देखेंगे, डाइल्यूशन किस तरीके से करते हैं। इसका डाइल्यूशन में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड कीजिए तरुण। इसका डाइल्यूशन के लिए हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। इसके डाइल्यूशन के लिए हमें ध्यान क्यों रखना पड़ता है? क्योंकि कांच जो है, कांच बहुत जल्दी खराब होता है, बहुत जल्दी टूट जाता है। अगर हम उसके ऊपर गर्म पानी भी डाल देते हैं तो कांच टूट जाता है ना। इसीलिए इसका जो डाइल्यूशन है वो बहुत अच्छे से हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। तो सर ये ये है जो हमारा पूरा। क्लीन यूज अब इसका जो डाइल्यूशन करते हैं वो हम करते हैं 20 to 50 ml इन 1 लीटर ऑफ वाटर। यूजुअली देखिए, अभी तक आप देख रहे होंगे सबका कॉमन आ रहा है एक निकल के, कि हम 20 से 50 ml केमिकल लेते हैं 1 लीटर पानी के अंदर, है ना। तो यूजुअली सारे केमिकल्स की यही रेशियो कंसंट्रेशन चल रही है डाइल्यूशन की। तो R3 की भी यही है, इसका यूज आप जान चुके हैं। मूविंग टू द R4 केमिकल। R4 केमिकल जैसे कि आप सभी जानते हैं, सर R4 जैसे ये केमिकल हमारा क्लीनर्स यूज करते हैं, ये R1 R2 R3, तो इसके बाद हमें वाटर भी यूज करना होता है या नहीं? वाटर नहीं यूज करते। जब हम केमिकल यूज करते हैं ना, लाइक होटल्स के अंदर मैं बताता हूँ क्या होता है। टॉयलेट बाउल को छोड़ के हम केमिकल कहीं पे भी यूज कर रहे हैं ना, हमारे पास 2 कपड़े होते हैं, एक वेट क्लॉथ होता है, एक वेट डस्टर, एक ड्राई डस्टर। हम 2 डस्टर हमेशा अपने पास रखते हैं। तो जैसे ही हमने फॉर एग्जाम्पल केमिकल स्प्रे किया, केमिकल स्प्रे करके हम उसको गीले कपड़े से पोंछेंगे, गीले कपड़े से पोंछने के बाद फिर हम उसको सूखे कपड़े से पोंछेंगे। हम पानी से नहीं धोते, फिर सिर्फ टॉयलेट बाउल जो है वो पानी से धोया जाता है। उसके अलावा वॉश बेसन भी पानी से नहीं धोया जाता, उसको हम कपड़े से पोंछते हैं। हमारे पास 2 डस्टर्स होते हैं हाउसकीपिंग के, हमेशा याद रखना। एक अच्छा हाउसकीपर के पास आपको 2 डस्टर जरूर मिलेंगे। एक हमारा हार्ड डस्टर होता है, एक हमारा सॉफ्ट डस्टर होता है। सॉफ्ट डस्टर हमेशा हमारा क्या होता है, ड्राई रहेगा, और हार्ड डस्टर हमेशा हमारा वेट रहता है। तो ये 2 डस्टर हम हमेशा अपने पास रखते हैं। कोई भी हाउसकीपर जो होगा वो ये 2 डस्टर हमेशा अपने साथ रखेगा, अपनी पॉकेट में रखेगा, ठीक है। तो मूविंग टू द R4 केमिकल। मूविंग टू द R4 केमिकल। R4 केमिकल हमारा फर्नीचर के लिए होता है, जैसे आप सभी जानते हैं। इसकी डाइल्यूशन कैसे होती है वो देखते हैं अब हम। अब देखिए, ये जो है ना R4 क्या है, R4 एक्ट एज पॉलिशर टू द वुडन क्राफ्ट्स एंड वुड एरियाज। ये पॉलिशिंग का भी काम करता है हमारे वुड एरियाज की। कभी भी आपने नोटिस किया होगा, हमारे घर का जो फर्नीचर है वो डल होता जाता
है ना। जबकि आप होटल्स का फर्नीचर देखेंगे ना 10 साल के बाद भी आपको एज इट इज दिखता है। क्यों? बिकॉज वो अपने फर्नीचर के ऊपर, वुड के ऊपर उसका प्रॉपर पॉलिश ही यूज करते हैं, प्रॉपर केमिकली यूज करते हैं। और हम घरों में क्या करते हैं, घरों में यूजुअली ये आदत होती है, आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन पर्सनल थिंग्स, बट ये हमारी रोजमर्रा की आदत है कि जिससे हम अपनी जमीन पे पोछा लगा रहे हैं, उसी पोछे को निचोड़ के हम फटाफट फर्नीचर पे भी मार देते हैं और चीजों पे भी मार देते हैं। यूजुअली हम ये प्रैक्टिस फॉलो करते हैं घर में, जिसके कारण क्या होता है, हमारा वुडन एरिया जो है पानी के कारण वो डल होता जाता है और खराब हो जाता है, उसकी पॉलिश बिल्कुल खराब हो जाती है। इसलिए हमेशा केमिकल का सही यूज और सही चीज पे हमें करना चाहिए, जिससे कि हम अपने सरफेस को भी बचा सकते हैं, अपनी कोस्ट को भी बचा सकते हैं और अपनी एरिया को बहुत अच्छे से हैप्पीली क्लीन दिखा सकते हैं। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसकी डाइल्यूशन कैसे करते हैं? ये जो केमिकल होता है ये रेडी टू यूज होता है, इसकी डाइल्यूशन की नीड नहीं होती इसको, ये रेडी टू यूज होता है। ये हमारा ह्यूमन फ्रेंडली केमिकल है, इससे हमें हमारी स्किन को हार्म नहीं होता इतना। इसके अंदर थोड़ी सी मात्रा का केमिकल ऑलरेडी मिला होता है, ठीक है, तो वो हम यूज करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, मूविंग टू द R5। R5 केमिकल इज एयर फ्रेशनर। एज आपको पता है कि एयर फ्रेशनर होता है। एयर फ्रेशनर आपके बहुत तरीके से होते हैं। एयर फ्रेशनर का मैं बताता हूँ, देखिए एयर फ्रेशनर काम कैसे करता है। अगर हम कोई भी चीज अपने रूम के अंदर स्प्रे करते हैं ना, तो क्या होता है, हमारा जो रूम है, हमारे रूम के अंदर मॉइस्चर है, वो मॉइस्चर है जो मॉइस्चर हमें दिख नहीं रहा बट वो प्रेजेंट है, मॉइस्चर हमारे रूम के अंदर प्रेजेंट है। तो उस मॉइस्चर के जो पानी की ड्रॉपलेट्स होती हैं छोटी छोटी, उन ड्रॉपलेट्स के अंदर ये हमारा जो केमिकल होता है एयर फ्रेशनर पेनिट्रेट कर जाता है, जिसके के कारण हमारा जो एरिया है वो सुगंधित हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से काम करता है। ये भी रेडी टू यूज होता है बेसिकली, और इसको भी आप डायरेक्ट स्प्रे कर सकते हैं। प्रेफरेंस ये कहा जाता है कि हमें इसे अपने फर्नीचर पे या अपनी क्राफ्ट्स पे या अपने कर्टेन्स पे, इन सब पे हमें स्प्रे नहीं करना चाहिए। हमें इसको खुले एरिया के अंदर ही स्प्रे करना चाहिए डायरेक्ट, ताकि मॉइस्चर के ड्रॉपलेट्स के साथ ये मिलके और अपने आप अपनी जगह सेटल कर ले। ठीक है, तो इस तरीके से इसका यूज होता है। मूविंग टू द R6 सॉरी, मूविंग टू द, देखिए पिक्चर में दिखा रखा है कि किस तरीके से स्प्रे करना है। हम कभी भी इनको पर्टिकुलर थिंग्स के ऊपर स्प्रे नहीं करते, डायरेक्ट हम एरिया के ऊपर स्प्रे करते हैं। मूविंग टू द R6 केमिकल, दैट इज टॉयलेट बाउल क्लीनर। टॉयलेट बाउल क्लीनर जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो हम घरों में भी हार्पिक यूज करते हैं, या फिर जो भी हमारा हार्ड केमिकल, टॉयलेट बाउल क्लीनर इज कंसिडर्ड एज अ हार्ड केमिकल। इससे हमें बड़ा नुकसान हो सकता है अगर ये हमारी आईज पे या हैंड्स वगैरह पे लग जाता है। तो इसका डाइल्यूशन आपको प्रॉपर्ली आना चाहिए और इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। टॉयलेट बाउल जैसे आप सभी जानते हैं कि टॉयलेट सीट हमारी हाईली कंटामिनेटेड होती है, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स बहुत होते हैं, तो उसकी क्लीनिंग के लिए हम ये यूज करते हैं। इसका यूज प्रॉपर्ली इस तरीके से होता है कि हम, एक बॉटल होती है जिसके आगे निडल होती है, उस निडल की हेल्प से हम उस एरिया तक भी एक केमिकल को लगा पाते हैं पोर्ट के, जिस एरिया में हम देख नहीं सकते या अपने हाथ वगैरह या हमारा ब्रश नहीं पहुंच पाता। इसके डाइल्यूशन कैसे होती है वो देखते हैं अब हम। और ये भी रेडी टू यूज होता है, बॉटल्स के अंदर ही आता है, बस इसको हमें कन्वर्ट करना होता है। अगर हमारे पास 5 लीटर की केन्स है तो उस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। मूविंग टू द R7। R7 इज फ्लोर क्लीनर। फ्लोर क्लीनर जैसे कि आप सभी जानते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। फ्लोर क्लीनर हमारा क्या होता है, जितने भी हमारे जैसे कि बेसिकली फ्लोर क्लीनर में मैं आपको बताता हूँ, R7 जो होता है, R7 हमारा ऑयल एंड ग्रीस क्लीनर भी कहा जाता है इसे। जितने भी हमारे ऑयल ग्रीस के दाग जो होते हैं, जैसे हम खाना खा रहे हैं, खाना खाते हुए हमारे हाथ से कोई चीज, सब्जी गिर गई या कोई खाना गिर गया, तो ऑयल है उसके अंदर, वो ऑयल का दाग हमारे पत्थर के ऊपर रह जाता है, हमारे फ्लोर के ऊपर रह जाता है, हमारे कारपेट के ऊपर रह जाता है। तो उसको साफ करने के लिए हमारे पास है R7। R7 हमारा बेसिकली हार्ड सरफेसेस के लिए होता है, और ये जो है ये वाटर रेजिस्टेंट
होता है, क्लीनर है, और ये क्रीमी जो टेक्सचर हो जाता है हमारा, या फिर जैसे आप देखेंगे हमारी किचन के अंदर अगर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है या चिमनी नहीं लगी हुई तो पीछे दीवार के पीछे ग्रीस जमने लग जाता है। उस ग्रीस को क्लियर करने के लिए हम R7 का यूज कर सकते हैं। या फिर आपसे ग्रीस गिर गया आपकी फ्लोर के ऊपर, उसको मिटा पाना बड़ा मुश्किल है, तो ये R7 केमिकल की मदद से हम ग्रीस ऑयल्स को बहुत अच्छे से रिमूव कर सकते हैं। तो R7 के आगे आप ये मेंशन कर लीजिए कि ये जो है ग्रीस ऑयल और ऑयल रिमूवर केमिकल है। इसकी डाइल्यूशन देखते हैं। इसकी डाइल्यूशन जो है वही 20 to 40 in 1 लीटर अगर नॉर्मल सॉइलिंग है। अगर ज्यादा आपका खराब हुआ हुआ है सरफेस तो 50 ml in 1 लीटर। मूविंग टू द R9। R9 जो है हमारा, जैसे आप जानते हैं, इट इज अ फिटिंग क्लीनर। फिटिंग क्लीनर, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। आप स्लाइड में देख पाएंगे कौन कौन सी फिटिंग्स क्लीनर। यस R8 का तो है नहीं। हाँ, अभी बताते हैं R8 का भी। हमारी R9 जो है, R9 बेसिकली हमारा फिटिंग क्लीनर्स होता है। रिमूवल ऑफ हार्ड स्टेन्स, पुटिंग फ्रॉम फिटिंग्स एंड वॉल्स, बाथरूम सिंक्स, टब्स, टाइल्स एंड फिटिंग्स, ये सब जो है हमारा, ये सब जो है ये सर लास्ट स्लाइड 7 R7 प्लीज दोबारा प्ले करेंगे। श्योर। R7 पे एक बार जाइए तरुण। यस, R7 जो हमारी होती है, R7 बेसिकली हमारी ऑयल और ग्रीस के लिए होती है। ऑयल और ग्रीस हमारा कहीं पे भी गिर जाता है या वो है, तो उसको हम एज अ R7 वहां पे हम यूज करते हैं। जितनी भी हमारी सरफेस पे ग्रीस जमने लगती है धीरे धीरे, उसके लिए हम R7 यूज करते हैं। सर मुझे वो लेना था स्क्रीनशॉट, तो मुझे सेकंड इसकी चाहिए डाइल्यूशन की। इसका जो डाइल्यूशन होता है वही डाइल्यूशन वाली साइड ऑन कीजिए। इसके डाइल्यूशन में 20 to 40 जो है मिलीलीटर ऑफ केमिकल इन 1 लीटर ऑफ वाटर नॉर्मल सॉइलिंग के लिए, और हैवी सॉइलिंग के लिए 50 ml इन 1 लीटर ऑफ वाटर। मूविंग टू द R9 के बाद ये हम ऐसे पोछा लगाते हैं उसमें यूज कर सकते हैं? नहीं, पोछा नहीं। आप आपने पोछे के ऊपर इस R7 केमिकल को डाल के, और जहां पे भी ग्रीस है बस वहीं पे यूज करें, ये रिकमेंडेशन दी जाती है। भाई ऑयल या फिर डायरेक्ट आप ऑयल या ग्रीस पे थोड़ा सा डाल के डाइल्यूटेड, और फिर उसको पोछे से रब कर दीजिए, स्क्रब कर दीजिए। इस तरीके की रिकमेंडेशंस हमारी दी जाती हैं इन केमिकल्स के लिए। मोपिंग करने से केमिकल का यूज करते हैं? मॉपिंग के लिए जैसे मैंने आपको बताया था, या तो आप R2 ऑल पर्पस क्लीनर का यूज कर सकते हैं, है ना, या फिर आप सरफेस क्लीनर का R2 का यूज कर सकते हैं, या फिर आप R7 का यूज कर सकते हैं। ठीक है, मोपिंग के लिए R2 या R7 अगर आपको मोपिंग करनी है तो R9 की डाइल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ, 50 to 100 ml इन 1 लीटर ऑफ वाटर एज पर स्टेनिंग रिक्वायरमेंट। फिटिंग क्लीनर्स जो होती हैं, देखिए फिटिंग क्लीनर जैसे अगर बाथरूम की जो नलके हैं, फॉसेट्स हैं हमारे, फॉसेट्स जो है, फॉसेट्स हमारी हॉस्पिटैलिटी टर्म है, ये भी लिख लीजिए। फॉसेट्स हमारी हॉस्पिटैलिटी टर्म है जो नलकों के लिए यूज की जाती है। अगर कोई आपको कहता है द फॉसेट इज नॉट वर्किंग, द फॉसेट इन रूम इज नॉट प्रॉपरली वर्किंग, इन बाथरूम इज नॉट प्रॉपरली वर्किंग, तो आप समझ जाइए फॉसेट्स वो किसे कहना चाह रहा है गेस्ट, फॉसेट्स कहना चाह रहा है हमारी नलकों को। ठीक है, ये टर्म्स हैं जो हॉस्पिटैलिटी प्रोफेशनल्स यूज करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही R9 है। R9 जो जैसे जो हमारे फॉसेट्स होते हैं, फॉसेट्स के ऊपर कभी आपने देखा होगा, अगर हम स्टील के फॉसेट्स लगवाए हैं हमने, तो वो धीरे धीरे ना पानी जम जम के सफेद सफेद से हो जाते हैं। वो सफेद केमिकल से भी नहीं जाता वो दाग, मतलब कि अगर हम नॉर्मल अपने सरफ वगैरह से साफ करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए हमें चाहिए होता है R9 जो है वो फिटिंग क्लीनर है, और मॉइस्चर वगैरह को बहुत अच्छे से हटाता है। फिटिंग के ऊपर से डर्ट, सॉइल जो जमा हो जाते हैं उनको बहुत अच्छे से हटाता है। तो ये थी हमारी R1 to R9। अब इसमें है मिसिंग R8। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। R8 क्या होता है ये देखिए। R8 बेसिकली अभी तक आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क है कि सर R8 क्यों नहीं बता रहे, R8 क्या होता है। मैं आपको बताता हूँ। R8 जो है, R8 हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। जो पीले रंग का एसिड जो हम घरों में यूज करते थे ना, जिसको हम तेजाब बोलते हैं, वो होता है R8।
आरएट जो है, आरएट हमारा सर्विस इंडस्ट्री के अंदर बैन है, इवन दो घरों के अंदर भी बैन है। आरएट बेचने के लिए प्रॉपर लाइसेंस की जरूरत होती है हमें। गवर्नमेंट ने आरएट केमिकल को बैन किया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये बहुत हाईली अफेक्टेड होता है, ये तेजाब है, लोग इसका मिसयूज करने लग गए थे, उसके लिए इस कारण इसको बैन किया गया। तो आरएट जो है हमारी हॉस्पिटैलिटी की केमिकल सीरीज में से बैन है, इसको रिप्लेस किया हुआ है। अगर आपको ये यूज करना है, इस केमिकल को यूज करने के लिए बेसिकली आपको परमिशन की जरूरत होती है, लाइसेंसिंग की जरूरत होती है। ठीक है, ये केमिकल जो है जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया, ये ग्लाइसोलिक एसिड होता है, C2H4O3 इसका केमिकल फॉर्मूला है, और ये बहुत हार्मफुल होता है। अब ये बैन किस लिए किया गया मैं बताता हूँ। पहले ये ऑन था, हर जगह पे इसका यूज था, पर लोगों ने क्या क्या करना शुरू किया, आपसी रंजिश में एक दूसरे के ऊपर ये फेंकना शुरू कर दिया। लाइक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आप भी काम करो, मैं भी काम कर रहा हूँ, हम दोनों हाउसकीपिंग के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, किसी कारण आपकी और मेरी कहाँ सुनी हो गई, तो मैंने आपके ऊपर तेजाब फेंक दिया। तो इस तरीके की हरकतें आगे आने लग गई थी, आपसी रंजिश निकालने के लिए लोग इस केमिकल का यूज करने लग गए थे। तो इस केमिकल को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, और ये केमिकल का यूज करना भी बड़ा मुश्किल है। अगर आप इस केमिकल को हल्का सा भी लाइक फ्यू ड्रॉप्स, मैं कहता हूँ आप अगर इसका 5 ml केमिकल भी लेके अगर आप किसी एरिया पे या कहीं पे आप डालते हैं ना, तो आप वहाँ खड़े भी नहीं हो सकते, इतना हाईली रिएक्टिव केमिकल होता है। तो इसीलिए ये केमिकल हमारा आर सीरीज के अंदर नहीं हम काउंट करते, इसको बैन किया गया है। R8 हमारा जो होता है बहुत हाईली अफेक्टेड एसिड होता है, जो कि हमारा बहुत हार्मफुल होता है सभी के लिए। सरफेसेस के लिए भी ये बहुत हार्मफुल है, और हमारी बॉडी के लिए भी बहुत हार्मफुल है, और छोटे छोटे बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए तो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। तो इसीलिए हम ये R8 को यूज ही नहीं करते, बिकॉज हमने जितने भी हमें केमिकल्स की नीड होती है, जितने भी हमारे सरफेस एरियाज हैं जिनको क्लीनिंग की नीड है, वो तो हमारे R1 to R9 कंप्लीट हो ही रहे हैं। तो R8 कहीं पे भी अगर आपको जरूरत है, बेसिकली R8 की नीड हमें किचन के अंदर रहती है, कि क्योंकि किचन के अंदर ग्रीसी एरियाज बहुत ज्यादा फिसलन हो जाती है। तो यूजुअली ये जो केमिकल है, ये R8 जो है, ये किचन के अंदर यूज किया जाता है, और किचन के अंदर भी स्पेसिफिक अगर ये केमिकल आता है तो विद लाइसेंसिंग आता है, लाइसेंस इसका प्रॉपर होता है होटल के पास, और किचन के अंदर भी ये बिल्कुल डाइल्यूट होके जाता है। डायरेक्ट किचन के अंदर कभी ये केमिकल नहीं जाता, पूरा प्रॉपर्ली इसको डाइल्यूट करके हाउसकीपर इसको देता है, और ये सुपरवाइजर की कस्टडी में रहता है ये वाला केमिकल। ये डायरेक्ट रूम अटेंडेंट्स को भी इसको छूने की इजाजत नहीं होती, परमिशन लेनी पड़ती है अगर कोई होटल इस केमिकल को यूज कर रहा है, या हाउसकीपर, सुपरवाइजर या फिर एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर की निगरानी में केमिकल का यूज होता है। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये देखिए रेडी टू यूज भी आता है, इसमें डाइल्यूशन भी आप कर सकते हो। इनमें इन्होंने बताया कि भाई हम इसको केटल्स के लिए बेसिकली यूज करते हैं, इसके अंदर हम कोल्ड वाटर यूज करते हैं इसकी उसके लिए डाइल्यूशन के लिए, और डाइल्यूशन करने के बाद ये रिएक्टिव कम हो जाता है, तो इसलिए हमें पूरी रात ग्रीसी बर्तनों के ऊपर इसको छोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका यूज होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, यूसेज इसका बताया। यूसेज जैसे कि देखिए सिट्रिक एसिड बेस्ड होता है, ये एसिड है जैसे मैंने आपको बताया, तो इसको हम डायरेक्ट कभी यूज नहीं करते। हम इसको कपड़े के ऊपर भी अगर आप इसकी ड्रॉप डालोगे ना तो कपड़ा जल जाएगा। अभी मैंने ये एक्सपेरिमेंट खुद करके देखा, मैंने कहा बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो एक बारी मैंने मेरा डस्टर लिया, और वो बहुत थिक डस्टर था, हार्ड डस्टर मैंने लिया, और उस हार्ड डस्टर के ऊपर 2 ड्रॉप R8 केमिकल के डाले, और R8 केमिकल की जैसे ही मैंने 2 ड्रॉप डाले, वो जहां पे भी गिरा वहीं पे वो पूरा होल करता हुआ नीचे पेनिट्रेट कर गया, और पेनिट्रेट करने के बाद भी, कपड़ा जलाने के बाद भी, उसका फर्श के ऊपर जो ड्रॉप गिरा ना, वहां पे वो एज इट इज निशान बन गया। तो इतना ये हार्ड होता है, तो इसका यूज हमें प्रॉपर्ली करना चाहिए। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। Lavlesh ji, very good afternoon. Sudeep again. Can I interrupt you for a moment? श्योर मैम प्लीज। अच्छा, ये R2 का कोई कमर्शियली अवेलेबल ब्रांड है क्या? बिकॉज ये इतने सारे केमिकल्स तो अगर हम हाउस होल्ड के लिए यूज करें तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इसका कोई कमर्शियल अवेलेबिलिटी रहती है क्या?
राइट मैम, ये क्वेश्चन पे मैं आता हूँ, मेरी पीपीटी में ये क्वेश्चन भी है, तो आपका ये क्वेश्चन जरूर क्लियर होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट सम टर्म्स के बाद मैं आपका ये क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। ये जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको क्लीनिंग के लिए और जब आप केमिकल का यूज करते हैं तो आपको सुनने में आएंगी, जैसे कि बफिंग। बफिंग क्या होता है? टू स्मूथ द सरफेस विद द लो स्पीड ऑफ फ्लोर पॉलिश। जब हम फ्लोर को पॉलिश करते हैं ना, अगर आपको कहना है ना कि फ्लोर को पॉलिश कर दो या फ्लोर के ऊपर पॉलिशिंग कर दो, तो आप सिंपली कह दीजिए डू बफिंग, प्लीज डू बफिंग। तो कितना अच्छा इम्पैक्ट जाएगा ना, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी एनहांस होगी। तो ऐसे ही बेसमेंट क्या होती है? हमारा लोवेस्ट लेवल होता है हाउस का, जो हम धरती के नीचे बेसिकली हम बनाते हैं, उसको हम बेसमेंट कहते हैं। हॉलवे, अ नैरो एरिया दैट जॉइंस वन रूम टू अनदर। एक एरिया होता है जो एक रूम को दूसरे रूम से कनेक्ट करता है, उसको हम कहते हैं हॉलवे। तो और हाउस पेशो, आउटडोर एरियाज इन फ्रंट और बैकयार्ड। जो हमारे घर के आगे और पीछे का जो एरिया होता है उसको हम पेशियो कहते हैं। मास्टर बेडरूम, एज यू नो, जो हमारा एक लार्जेस्ट रूम होता है घर का, जिसको हम मेन बेडरूम भी बोल देते हैं यूजुअली, उसको हम मास्टर बेडरूम कहते हैं हॉस्पिटैलिटी टर्म में। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस मैडम, आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, ये एक सक्सेस स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट है करंट बैच का, डिप्लोमा का, दीपक सैनी। दीपक सैनी ने अपने ब्रदर्स के साथ मिलके ये केमिकल्स का एक एंटरप्रेन्योर शुरू किया, अपने आप को एंटरप्रेन्योर उन्होंने बनाया। उनकी सक्सेस स्टोरी है। उन्होंने क्या किया, क्लोरीन करके, ये गुड़गांव में बेस्ड है बेसिकली, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने पॉलिटेक्निक भी की, सब कुछ किया, और डिप्लोमा भी किया, इंजीनियरिंग भी की, और इनके छोटे भाई ने ये हॉस्पिटैलिटी का एक डिप्लोमा किया, जिसमें कि उन्होंने ये सब सीखा, और ये सब सीख के ये करियर अपॉर्चुनिटी के लिए मैं आपको सक्सेस स्टोरी बता रहा हूँ इनकी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये एक भाई उन्हें लगा कि होटल में काम नहीं करना चाहते या ये रेस्टोरेंट्स में काम नहीं करना चाहते, तो उनका दिमाग चला कि मैं खुद का एंटरप्रेन्योर बन जाता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये केमिकल्स की एक अपना वेंचर खोला, और उस वेंचर में इन्होंने क्या किया, इन्होंने सप्लाईज देना शुरू किया। ये जितने भी केमिकल्स, जो आपका क्वेश्चन था मैम कि ये आपको कमर्शियल मिल जाते हैं या नहीं मिलते, ये जरूर आपको कमर्शियली आराम से मिलेंगे। इवन तो आपको ये सारे केमिकल्स मिल जाएंगे, जैसे मैंने आपको पीपीटी की बिल्कुल शुरुआती दौर में बताया था कि केमिकल आपके दो तरीके से आते हैं। एक आते हैं जो आपकी 5 लीटर की केन्स होती हैं, एक आपके आते हैं ये केमिकल जो डिस्पेंसर के रूप में आते हैं। डिस्पेंसर जो होते हैं, डिस्पेंसर बेसिकली हमारे छोटे पाउच फॉर्म में होते हैं, तो वो डिस्पेंसर कहलाते हैं। तो ये डिस्पेंसर की फॉर्म में भी आते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो इनका कॉन्टेक्ट है, इनका कॉन्टेक्ट मैं आपको शेयर कर दूंगा अगर आपको केमिकल्स की परचेजिंग करनी है। ये बहुत ही रिजनेबल रेट पे मार्केट में केमिकल की सप्लाई दे रहे हैं, और इवन दो ये क्लीनिंग सप्लाईज भी देते हैं। अगर आपको अपने घर को क्लीन करवाना है, सैनिटाइज करवाना है, हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप बहुत ज्यादा परेशान है अपने घर को लेके, आप नहीं कर पा रहे, तो ये वो सर्विसेज भी देते हैं जो दीपक सैनी, जो मैंने आपको बताया, मेरा स्टूडेंट है। तो ये इसकी टीम आती है पूरी, और केमिकल से अपने लेके आएंगे। आप मंथली 6 मंथ बेसिस पे आप उनसे अपना पूरा घर सैनिटाइज करवा सकते हैं, क्लीन करवा सकते हैं, पॉलिश करवा सकते हैं, और ऑन अ वेरी रीजनेबल रेट। इनका रेट भी बहुत रीजनेबल है ऑन मार्केट डिमांड। अगर आप मार्केट देखेंगे, मार्केट से बहुत ही सस्ते रेट पे ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है। इवन दो दे टू प्रोवाइड सैंपल, ये आपको सैंपल्स भी प्रोवाइड कर देंगे अगर आपको कुछ इस तरीके से आपका कंसर्न है कि केमिकल्स घरों के लिए नहीं मिलते। इसीलिए मैंने ये आज पीपीटी रखी केमिकल्स की, दो के मुझे पता था कि घरों में यूजुअली हम बहुत सारी गलतियां ऐसी करते हैं कि जिसके कारण हमारी कॉस्ट खराब होती है, फर्नीचर खराब होता है। तो उसके लिए बेसिकली हमारे पास केमिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और जरूरी नहीं है कि ये मार्केट में, अगर आपके पास ये नॉलेज है, आपको पता है कि बाथरूम क्लीनर होते हैं, सरफेस क्लीनर होते हैं, तो मार्केट से आप बहुत इजीली इन्हें परचेज कर सकते हैं। मार्केट में बिल्कुल सभी मिलते हैं, सैंपल भी मिल जाएंगे। तो अगर आप सभी इंटरेस्टेड हैं तो मैं इनका कॉन्टैक्ट और इनकी बिजनेस की डिटेल्स ग्रुप में आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा।
है ना, और ताकि आप सभी अपने घर को बहुत अच्छे से क्लीन कर पाए। जितना क्लीनिंग एफर्ट्स अभी आप कर रहे हैं, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जितना क्लीनिंग एफर्ट्स हमारे घर की लेडीज घर को साफ करने में लगाती हैं, अगर वो ये केमिकल्स का यूज करने लग जाए ना अपनी सफाई में, और ये टर्म्स उन्हें याद रहे कि घर को साफ करते हुए हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, तो घर, यकीन मानो, घर आपका किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं लगेगा। जहां पे भी, जिस भी प्लेस पे लाइट स्कैटर करेगी, वो प्लेस चमक उठेगा इन केमिकल्स के यूज से। मैं भी अपने घर में ये केमिकल्स का यूज करता हूँ, तो मैंने ये महसूस किया ये चेंज कि सही में ये बहुत फर्क पड़ता है। एक और मैं आपको बताता हूँ दीपक सनी के अलावा, जो बहुत ही नॉन इंडस्ट्री है, मोदी केयर। मोदी केयर के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा, जाना होगा। मोदी केयर भी केमिकल्स में डील करती है। मोदी केयर का एक ऑल इन वन, वो मोदी केयर थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है मेरे ख्याल से। ये प्रोफेशनल, अगर आप प्रोफेशनली परचेज करें, वो थोड़ा आपको सस्ता रीजनेबल पड़ता है, और मोदी केयर वाले ना प्रोडक्ट थोड़े महंगे पड़ते हैं। मोदी केयर के मेटल क्लीनर्स आते हैं, मोदी केयर का R2 सरफेस क्लीनर आता है, मोदी केयर के हमारे टॉयलेट बाउल क्लीनर्स आते हैं, एयर फ्रेशनर्स आते हैं, तो ये सभी हमारे मोदी केयर में भी अवेलेबल है। तो जैसे मैंने ऑल पर्पस क्लीनर मोदी केयर का लेके आया था, इट इज वेरी इफेक्टिव, वेरी हाईली इफेक्टिव। मैं आपको बेस से बताता हूँ। जैसे यूजुअली हमारे घरों में क्या होता है, हमारे घरों में आपने देखा होगा जो स्विच बोर्ड्स होते हैं, स्विच बोर्ड्स एक ऐसा एरिया है जिनको हम निग्लेक्ट कर देते हैं, हम उन्हें साफ नहीं करते। कईयों को तो डर होता है कि अगर हम इसे साफ करेंगे गीले कपड़े से या सूखे कपड़े से तो करंट ना आ जाए, तो उनको हम निग्लेक्ट कर देते हैं, और एज अ रिजल्ट हम देखते हैं वो स्विच बोर्ड जो है हमारे घरों का, वो बिल्कुल काला हो जाता है, बिल्कुल ग्रीसी हो जाता है, बहुत गंदा हो जाता है। अब ऑल पर्पस क्लीनर से अगर आप उसको एक स्वाइप करेंगे ना, ऑल पर्पस क्लीनर लगा के, आपकी मेहनत ही नहीं लगेगी, वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। जबकि आप किसी स्क्रबर से उसको रगड़ेंगे तो वो इतना प्रॉपर्ली साफ नहीं होगा। तो ये फर्क पड़ता है हमारा क्लीनर्स का। तो आई होप मैम कि आपको आंसर मिल गया होगा। ये सभी मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है, और ये पीपीटी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा ताकि आप इसको आराम से घर पे पढ़ सकें, देख सकें, और महसूस कर सकें कि क्या चेंज आता है जब हम केमिकल का प्रॉपर यूज करते हैं। तो आई गेस आज का सेशन बहुत लंबा हो गया, और द पार्टिसिपेंट्स आर वेटिंग फॉर द टॉबल आर्ट। मैनी आर कंसर्न्ड अबाउट के सर आज टॉबल आर्ट होगी या नहीं होगी। तो बेसिकली पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि पीपीटी में किसका कोई क्वेश्चन है, एनी अदर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मेरे से अभी पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल मूव फॉरवर्ड टू आवर टॉवल आर्ट सेशन। सर R1 एक बार फिर से बता दीजिए। यस, R1 मैं आपको बताता हूँ। R1 हमारा बाथरूम क्लीनर होता है। R1 बेसिकली हमारा बाथरूम क्लीनर होता है। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। तो R1 जो है, R1 हमारा बेसिकली बाथरूम क्लीनर होता है, और बाथरूम क्लीनर जो होता है, बाथरूम हमारा हाईली कंटामिनेटेड एरिया कहा जाता है। CCPs करके हम एक टर्म यूज करते हैं। CCPs हमारे होते हैं क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स। क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स क्या होते हैं? वो एरिया जो कि हमारे वायरसेस, बैक्टीरिया से ज्यादा अफेक्ट होंगे, वो एरिया हमारे कहलाते हैं CCPs, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स। तो बाथरूम इज वन ऑफ देम। बाथरूम हमारा एक CCPs के अंडर आता है, और इसको हम इसको बेसिकली हम बाथरूम के लिए ही यूज करते हैं। सर टॉवल आर्ट स्टार्ट करा दो। यस, मैंने अपना सेकंड कैमरा ऑन कर लिया है टॉवल आर्ट के लिए। गिव मी अ सेकंड, जस्ट मैं एक बार सेटअप कर लूं। सेटअप करते ही फिर हम टॉवल आर्ट शुरू करते हैं, है ना? ओके सर। आप सभी मुझे देख पा रहे हैं? आप सभी मुझे दूसरे कैमरा में देख पा रहे हैं? यस सर। ओके, तो आज हम टॉवल आर्ट में सीखेंगे डायनासोर्स। डायनासोर और इगुआना, ये दो चीज हम सीखेंगे टॉवल आर्ट के लिए। तो डायनासोर के लिए बेसिकली हमें 2 टॉवल चाहिए। सभी अपने अपने टॉवल्स अपने साथ लेके बैठे हैं। सभी अपने टॉवल्स, जो भी अपने टॉवल्स अपने साथ लेके बैठे हैं, प्लीज अपने टॉवल्स दिखाइए, और रेडी रहिए अपना वेब कैम ऑन करके। अपना कैमरा ऑन कीजिए।
आप 2 टॉवल अपने साथ लीजिए, वेरी गुड। अब डायनासोर को थोड़ा सा लुक देने के लिए मैंने उसकी ये फायरी टंग बनाई है, तो आप भी ऐसे पेपर से ये फायरी टंग बना सकते हैं अगर आपको क्योंकि यूजुअली क्या होता है हमें बचपन से दिखाया जाता है कि डायनासोरस के मुंह में से आग निकल रही होती है ना, तो ये हम उसके मुंह में लगाएंगे। ये हमारी है, जैसे आप देख पा रहे हैं, ये हमारी मैंने टंग बनाई है इसकी रेड कलर की। तो ऐसे आप टंग बना सकते हैं। एज यूजुअल आई हैव गूगल आईज विद मी, तो 2 हमें गूगल आई चाहिए। ओके, 2 हमें टॉवल चाहिए। यूजुअली डायनासोरस के लिए हम एक बड़ा तौलिया और एक छोटा तौलिया लेते हैं, ठीक है। तो हमें करना क्या है बेसिकली, एक हमें बड़ा तौलिया लेना है, एक हमें छोटा तौलिया लेना है। अब ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। ये एक नई मैं आपको फॉर्मेशन सिखा रहा हूँ आज, और ये फॉर्मेशन बहुत जरूरी है हर एक टॉवल आर्ट को जानने के लिए। बेसिकली आपको करना क्या है, आपको टॉवल का वही हाफ एरिया देखना है कि आपने टॉवल का हाफ एरिया देख लिया अपना। इस तरीके से आपने हाफ एरिया ले लिया टॉवल का। हाफ एरिया लेने के बाद आपने इसको बिछा लिया, आपने ऐसे इसको बिछा लिया टेबल के ऊपर। और आपको करना क्या है बेसिकली, आपको इसको रोल ऑन करना है वन साइड से। आप इसको रोल करना शुरू कीजिए, हाफ एक साइड से रोल करना है, हाफ दूसरी साइड से रोल करना है। इस तरीके से आप इसको हाफ रोल कीजिए, रोल इट। हाफ रोल हो चुका आपका। हाफ रोल करने के बाद आपको सेम दूसरी साइड से ऐसे ही हाफ रोल करना है। आप इसको दूसरी साइड से भी हाफ रोल कीजिए, रोल। रोल 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 रोल, ऐसे आपका रोल हो गया। आप देख पा रहे हैं ऐसे रोल हो गया आपका, ये आपका रोल हो गया। रोल करने के बाद आप इसको ऐसे फोल्ड कीजिए, ऐसे फोल्ड किया, आपने फोल्ड किया। और जैसे कल हमने वो निकाले थे थोड़े थोड़े इनके ये हैंड्स, ऐसे आप हैंड्स निकालिए। ऐसे आप हैंड्स निकालिए इनके। ये देखिए, ये ऐसे कैंडल्स की तरह निकल गए आपके चारों, निकल गए। इतना कर लिया सभी ने? यस सर। इसके बाद आपको बेसिकली करना क्या है, आप इनको ऐसे पकड़िए, अपोजिट वालों को पकड़ना है आपको ऐसे। ओके सर। सेम नहीं, अपोजिट पकड़ लिए और इसको ऐसे खींच दीजिए। यस सर। खींच दिया। तो ये हो गई हमारे डायनासोरस की बॉडी। ये बॉडी हो गई है ना, ये हो गई हमारी बॉडी। तो इसको हमने रख दिया इस तरीके से, इस तरीके से आपने इसको रख लिया, ठीक है। तो ये हमारी डायनासोरस की बॉडी हो गई। अब सेम आपको करना क्या है बेसिकली, क्या देखिएगा? बेसिकली आपको अब करना क्या है, अब आपको दूसरा टॉवल लेना है इस तरीके से। एक छोटा टॉवल लिया, उसका आपने हाफ पार्ट किया, हाफ पार्ट किया। हाफ पार्ट करने के बाद जो डे फर्स्ट हमने स्वैन का बॉडी बनाया था, स्वैन का बॉडी बनाते वक्त जो हमने किया था वैसे उसको रोल आउट करना है। ये हार्ड इस तरीके से बन जाएगा। आपको इसको रोल आउट करना है, रोल आउट करना है। ऐसे रोल आउट किया आपने इसे, रोल आउट करने के बाद आपको करना क्या है बेसिकली, अब जैसे कि आपकी ये बॉडी है, ये जो आपने बॉडी बनाई, इस बॉडी के नीचे इसे ऐसे रखना है और इसका हल्का सा ऐसे निकाल देना है। दिख रहा है आपको? ये इसके हैंड्स ऐसे कर देने हैं। ये दिख पा रहा है आपको? अब
यस सर। आपने बॉडी के नीचे इसको ऐसे किया और इसको ये कर दिए, और ये जो है आपको इसको हल्का सा खोलना है और इसमें से बेसिकली ऐसे ये फायरी आग निकलती हुई दिखा देनी है इस तरीके से। इसमें से आपने आग निकलती हुई दिखा दी, ये लग रहा है थोड़ा, सॉरी, और इसकी 2 गूगल आईज लगा दी। सर बॉडी बता दो। दोबारा बताएंगे बॉडी, एक मिनट इसको पूरा करते हैं पहले। मैं आपको ये सर? पूरा दिखाता हूँ, ये दिख कैसा सर? रहा है मैं आपको ये दिखाऊंगा। हाँ जी सर आपकी सेकंड वीडियो दिखाई नहीं दे रही। सेकंड वीडियो दिखाई नहीं दे रही, एक्चुअली मेरा कैमरामैन कहीं चला गया तो इसलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये ऐसा दिख रहा है सर ओके सर। ये डायनासोर इस तरीके से दिख रहा है। सर देखिए एक बार। सर देखिए। वेट, यस 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 यू आर राइट, आपने बहुत अच्छे से इसको बनाने की कोशिश की। यस इट इज लुकिंग लाइक अ डायनासोरस। यस यस यू आर राइट। इसके थोड़े हैंड्स वगैरह आप किसी तरीके से इसको अच्छे से वो और मैनेज कर सकते हैं हैंड्स को, और इस तरीके से आप इसकी ये फायर लगा सकते हैं। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो ये है डायनासोरस। आपने कहा इसकी बॉडी दोबारा सिखाएं। बॉडी, वेरी गुड वेरी गुड। इसकी बॉडी आपको दोबारा सीखना चाहेंगे। ये बॉडी पता है, ये बॉडी हमारी बहुत चीजों में काम आएगी। ये एक तो स्वैन वाली और ये वाली जो फोल्डिंग हमने की थी, ये फोल्डिंग्स हमारी बहुत काम आती है। तो ये 2 फोल्डिंग्स आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, है ना? ओके सर। ओके सर। तो इसकी बॉडी आप दोबारा सीखना चाहेंगे। बॉडी आ गई आपको या दोबारा सिखाएं? सर आ गई। सर आ गई। सर सिखा दो, सर सिखा दो एक बार। दोबारा सिखाते हैं। आप देखिए, आपने ये लिया, आपने टॉवल लिया, टॉवल को हाफ एक साइड से फोल्ड करना है इस तरीके से। फोल्ड इट लाइक दिस। हाफ फोल्ड हो गया। हाफ फोल्ड करने के बाद ऐसे ही फोल्ड दूसरी साइड से कीजिए। सर गुगली आई था भाई। हाँ जी, ऐसे ही दूसरी साइड से इसको फोल्ड कीजिए। तो आपके पास ऐसे फोल्डिंग आ जाएगी टॉवल की। इतना आ गया। अपना वेबकैम ऑन कीजिए, वेबकैम ऑन करके मुझे दिखाइए आप क्या कर रहे हैं। पहले जो भी बना रहे हैं वेबकैम ऑन कीजिए, दोबारा से बनाइए। सर अगर ज्यादा वीडियोस आ जाती है ना तो आपका क्लियर नहीं दिखता। अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके। तो इस तरीके से आपने ये फोल्डिंग कर ली दोनों साइड से। Yes, sir. हाफ हाफ फोल्ड करने के बाद आपको इसको ऐसे पकड़ना है, और ये जो चारों हैं इनके चारों के ये कोने निकाल देने हैं। ये चारों कोने निकाल दिया आपने, ऐसे कैंडल्स की तरह। देखिए यस सर। हो गया ना। अब आपको पहले 2 ऐसे पकड़ने हैं और ये वाले 2 ऐसे पकड़ने हैं। पकड़ लिए, देखिए, और इसको ऐसे खींचना है। खींच दिया। यस सर। तो ये बन गई बॉडी। अब सर, इस बॉडी नहीं को ऐसे आया। उल्टा, नहीं आया, दोबारा बनाते हैं, दोबारा बनाते हैं। वेट, सेम साइड से नहीं खींचना है, अपोजिट साइड वाले दोनों को पकड़कर खींचना है। वेरी गुड। अपोजिट साइड वाले दोनों को पकड़ के खींचना है। आपने ऐसे रोल 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 किया, हाफ रोल किया, ऐसे ही सेम हाफ रोल आपने इधर से किया। आपका दूसरा तौलिया कहाँ है मम्मी, जल्दी दो।
आपने सेम हाफ रोल किया और इसको ऐसे पकड़ा और इसके ये कान निकाले, ये कॉर्नर्स को आपने पुल आउट करना है चारों को, जितना आप कर पाओ अच्छे से पुल आउट करो चारों कॉर्नर्स को। ये आपने सर ये चारों भी corners- बॉडी है? हाँ बॉडी बना रहे हैं, अभी बॉडी सिखा रहे हैं आपको। ऐसे अपने कॉर्नर्स को अपने कॉर्नर्स निकाले कैंडल्स की तरह। तो आपको इधर वाले दो नहीं पकड़ने, ये वाले दो पकड़ने हैं। ऐसे देखो, आपको ऐसे खिंचता हुआ दिखेगा। हाँ ऐसे इसको खींच दो, तो ये हमारी डायनासोरस की बॉडी बन गई, है ना। डायनासोरस की बॉडी आ गई। अब डायनासोरस की बॉडी के बाद इसका फेस, फेस हमारा इसका स्वैन की तरह ही बनता है। जैसे हम स्वैन बनाते हैं, इसको रोल 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 करके ये जितना टाइट रोल आपका होगा ना, उतनी ये जो स्टिफनेस है आपकी इसकी, देखो ये अच्छी आएगी, है ना। ये कर्व अच्छे आएंगे फेस के, बॉडी के कर्व अच्छे आएंगे जितना आपका ये हार्ड बनेगा। तो इस तरीके से आप डायनासोरस का फेस बनाएंगे और फिर इसको बॉडी को उल्टा रख के और इसके अंदर आप ये फेस रख देंगे इस तरीके से। सर इस टावल आर्ट का मतलब कि जरूरत क्या होती है, नीड क्या होती है? वेरी नाइस क्वेश्चन यू आर आस्किंग। देखिए ये दो आपको दिख रहे होंगे दूसरे उसमें, ये दो डायनासोरस बैठे हैं। एक के पीछे से टेल भी बनाई है मैंने। जैसे आप अगर बॉडी छोटी बनाएंगे तो पीछे टेल आप निकाल सकते हैं, बॉडी बड़ी बढ़ाएंगे तो टेल नहीं निकल सकती। तो इस तरीके से आप टावल आर्ट करते हैं। टावल आर्ट की मैंने आपको बताया, देखिए जैसे सबसे पहली स्लाइड में मैंने आपको बताया था, सबसे फर्स्ट डे, इट इज आवर थर्ड डे। तो फर्स्ट डे में जैसे मैंने आपको बताया था कि जो बेसिकली हाउसकीपिंग है, हाउसकीपिंग इज एस्थेटिक अपकीपिंग ऑफ आवर रूम, और एरिया को इतना अपीलिंग, इतना एस्थेटिक बना देना कि हमें देखते बहुत पसंद आए, हमारा दिल लगे। ऐसे हम कहते हैं ना, यूजुअली आपने सुना होगा, घर वाले अगर हम कहीं जाते हैं या हम किसी के वहां जाते हैं तो हमारे रिव्यूज होते हैं कि भाई अरे यार वहां ना बड़ा नेगेटिव फील हो रहा था, मतलब कि मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब कि मेरा ना मन अजीब सा हो रहा था, ऐसा हम बोलते हैं, है ना। और एक हम कहीं जाते हैं तो हम ऐसा बोलते हैं, अरे यार कितना अच्छा था, इतना पायस एनवायरनमेंट था, इतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट था ना, हमारे घर में पता नहीं क्यों नहीं बनता वैसा एनवायरनमेंट, लोग इतने खुश थे वहां पे। तो ये जो फीलिंग्स हमारी आती हैं, ये फीलिंग्स हमारी हमारे एनवायरनमेंट से ही आती है ना। तो टॉवल आर्ट की नीड क्यों होती है? बेसिकली जो होटल इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री का जो मेन रिवेन्यू है वो रूम से आता है ना। तो जब हम ये टॉवल आर्ट्स बना के रखते हैं ना, तो ये हमारा एक तो स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखते हैं कि भाई ऐसे हो जाता है कि उस फलाने होटल में तो टॉवल आर्ट्स भी होती हैं, तो वही नॉर्मल फोल्डिंग्स नहीं होती टॉवल की, है ना। एक तो आप खुद सोचिए, आप अपने दिमाग से सोचिए, एक तो आपको टॉवल ऐसे खाली फोल्ड करके रैक में रखा मिले, एक आपको फेस टॉवल और बाथिंग टॉवल ऐसे डायनासोरस बना हुआ बाथरूम में रखा हुआ है, या कोई ऐसे कोई अच्छे सा टेडी बियर बना हुआ बाथरूम में रखा हुआ है, और फिर आप उसको अनफोल्ड करके यूज कर रहे हैं, तो आपको कैसे ज्यादा अच्छा लगेगा? सर डायनासोर बना हुआ बिकॉज ऑफ ज्यादा क्रिएटिव होगा और कस्टमर को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव करेगा। Yes. बिकॉज ऑफ तो कई कस्टमर्स होते हैं जो ये चीज नोटिस करते हैं, जैसे कि जैसे लाइक हमारी 5 फिंगर एक जैसी नहीं होती। राइट Like एग्जैक्टली वेरी गुड। तो यही एक मकसद है हमारा कि हम क्यों ये करते हैं, टॉवल आर्ट करते हैं। और टॉवल आर्ट से क्या है, दूसरा पॉइंट इसका जो मैं आपको बताता हूँ, एक पहला पॉइंट तो आप लोगों ने बता ही दिया, दूसरा पॉइंट ये है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनकी क्रिएटिविटी को बरकरार रखने के लिए और एडल्ट्स की क्रिएटिविटी को बरकरार रखने के लिए टॉवल आर्ट एक बहुत अच्छा जरिया है। लाइक आप देखिएगा, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और आप ये टॉवल आर्ट्स बना के रखते हैं, तो वो कितने खुश रहेंगे, बहुत ज्यादा हैप्पी रहेंगे, है ना। और वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट रहेंगे और वो आप ही के पास आएंगे बार बार फिर,
लाइक अगर फॉर एग्जांपल आप उनकी बुआ है या आप उनके चाचा हैं और आप उनको ऐसे कुछ बना के दिखा रहे हैं, तो वो आपके पास आएंगे कि मुझे भी सिखाओ, मुझे भी करना है ये वो। तो इस तरीके से हम चिल्ड्रंस को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात, हम अपनी क्रिएटिविटी को बरकरार रख सकते हैं। जैसे मैंने डे फर्स्ट में आपको बताया था कि जब जितना छोटा बच्चा होता है उतना ज्यादा वो क्रिएटिव होता है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है हमारी क्रिएटिविटी कम होती जाती है। और 25 साल की उम्र में साइंटिस्ट कहते हैं कि ह्यूमन सिर्फ 2% क्रिएटिव रह जाते हैं। इसलिए हमारे खुद के कारण हम चीजों को सोचते ज्यादा है, करते कम है ना। इसलिए तो क्रिएटिविटी कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। मेरा मानना ये है, क्रिएटिविटी कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। हम जितने ज्यादा क्रिएटिव रहेंगे, वो बचपना हमारे अंदर रहना चाहिए कहीं ना कहीं, सभी के दिल में थोड़ा थोड़ा, हर किसी के अंदर होता भी है। तो जिससे कि हमारी क्रिएटिविटी खत्म ना हो और हमारी डिजायर बढ़े, और डिजायर बढ़ेगी तो सक्सेस भी ऑब्वियसली हमारी बड़ी होगी ही होगी। तो सिर्फ इस मकसद से ये जो टॉवल आर्ट की 1 वीक वर्कशॉप है ये करवाई जा रही है, और कोई मकसद नहीं है। और बेसिकली हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री और घर रोजमर्रा की जो हम हाउसकीपिंग करते हैं उनको एनहांस करने के लिए, उनको अच्छा करने के लिए, और कहीं ना कहीं जो हमारे हीरोज हैं, हाउसकीपर्स हैं, I personally think कि जो हाउसकीपर्स होते हैं दे आर द रियल हीरोज। एंड I personally also think कि our mothers is a great source of inspiration. Our mothers teaches us lot. Our mother teaches us discipline. हमारी माँ से ज्यादा हम डिसिप्लिन कहीं नहीं सीख सकते। और जो त्याग की भावना है, जो क्रिएटिविटी हमारी मदर्स हमें सिखा सकते हैं, वो कोई नहीं सिखा सकता। तो ये इस चीज को बढ़ावा देने के लिए और अपनी एथिकल वैल्यूज को बरकरार रखने के लिए मैंने ये 1 हफ्ते की वर्कशॉप आप सभी के साथ प्लान की। और मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आप सभी इतनी एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और आपका इंटरेस्ट देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस। तो ये सब है टॉवल आर्ट का हमारा जरिया, है ना। तो आज ऑलमोस्ट हम 20 मिनट्स ऊपर ले चुके हैं। अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड तो मैं आपको एक और टॉवल आर्ट सिखा सकता हूँ, अदरवाइज हम कल करेंगे। ओके सर कल करते हैं प्लीज। सर कल करते हैं प्लीज। ओके सर कल करते हैं सर। अभी दूसरी क्लास का टाइम हो रहा है, प्लीज। दूसरी क्लास स्टार्ट हो रही है। ओके नो Yes, sir. प्रॉब्लम। ओके हम कल से हम करेंगे, सेम टाइम पे मिलेंगे। बस मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप सभी से कि आप सभी टाइम से आया कीजिए, ताकि हम अपना सेशन जल्दी शुरू कर सके। 5 मिनट जो शुरू में मुझे वेट करना पड़ता है वो ना करना पड़े, ठीक है। तो आप सभी थोड़ा जल्दी आने की। ओके सर। ओके थैंक यू sir. सो मच। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you. Bye-bye. Take care. Make your surrounding hygienic and sanitized. सर Thank you. सर Yes. सर Yes. सर असाइनमेंट आज भी दोगे क्या? Assessment तो आपका डेली हो रहा है ना? यस सर। तो वो डेली असेसमेंट फॉर्म आपको अभी ग्रुप में मिल जाएगा, वो सभी फिल कर दीजिएगा जरूर से जरूर, क्योंकि वो आपका अटेंडेंस कम असेसमेंट फॉर्म है, तो वो आप सभी फिल कीजिएगा। ओके सर। ओके ओके थैंक यू। थैंक यू सर। असेसमेंट फॉर्म फर्स्ट, असेसमेंट फॉर्म पहले फिल कीजिएगा। ओके सर। ओके थैंक यू। बाय बाय आ सर। गया फॉर्म। Form is there with you, please fill it. ओके सर। Okay, bye, take care, bye. ओके सर।